नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के लिए आज का दिन काफी झटकों भरा रहा। जी हां, बहुत झटके खाए आज बीजेपी ने। सियासत से लेकर अदालत और विदेश से लेकर आर्थिक मोर्चे तक जो खबरें आई हैं, उनसे जाहिर होता है कि बीजेपी की पकड़ अब कमजोर होती जा रही है। और ऐसे में बीजेपी के दिग्गज अब वही करने पर मजबूर हो रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने हाल ही में जिन कामों को किया है, अब मोदी और अमित शाह भी वही कर रहे हैं। अभी 25 मई को राहुल गांधी पुंछ गए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के हमलों से पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी और उन जगहों को देखा था जो इन हमलों में तबाह हो गए थे। इसका एक वीडियो भी राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, कि जारी किया था। तब देश को पता लगा था कि कितने बुरे और खतरनाक हालात इस वक्त वहां यानी पुंछ में बने हुए हैं। राहुल गांधी ने उस वक्त एक्स पर एक ट्वीट लिखा था। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि पुंछ का दर्द वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। टूटे हुए घर, बिखरे हुए जीवन, इस दर्द की गूंज से भी केवल एक ही आवाज निकलती है, हम भारतीय एक हैं। मैं अनुरोध नहीं कर रहा, बल्कि सरकार को उसके दायित्व की याद दिला रहा हूं। पुंछ और पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित अन्य क्षेत्रों के लिए एक ठोस, उदार और तत्काल राहत और पुनर्वास पैकेज जैसे तैयार किया जाना चाहिए। यह मदद नहीं, यह कर्तव्य है। यह बात यहां पर, यह मदद नहीं, फर्ज है, कर्तव्य है, जो भी फर्ज है, राहुल गांधी ने यहां लिखा। इसके बाद मोदी के नाम एक खत लिखकर राहुल गांधी ने पुनर्वास पैकेज की मांग भी की। कल ही उस खत को हमने आपके सामने रखा था, आपने देखा था। अब लेकिन अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री आज पुंछ पहुंचे और उन्होंने भी उन्हीं सब स्थानों का दौरा किया जहां राहुल गांधी गए थे। अमित शाह ने कहा कि मौसम सही नहीं था, लेकिन जब किसी बात का संकल्प ले लिया जाए तो उसे पूरा करने में ईश्वर भी मदद करता है। सुनिए किस तरह बीएसएफ के जवानों के बीच जब अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने भाषण दिया और क्या कुछ कहा है। एक छोटी सी बानगी, छोटी सी बाइट अमित शाह की, सुन लीजिए जरा। मैं नहीं आया हूं। आज पुंछ के रिहायशी इलाकों में जो गुरुद्वारे, मंदिर और नागरिकों का नुकसान हुआ, इनको मिलने आया था। देखिए, चाह होती है तो ईश्वर भी रास्ता निकालते हैं। सुबह मुझे बताया गया कि आज मौसम ठीक नहीं है, मगर मैंने तय किया था कि गाड़ी से जाएंगे, सीमा प्रहरियों को मिलकर ही जाएंगे और ईश्वर ने ही अनुकूलता कर दी। मौसम भी ठीक है, आपके साथ मिलना भी हो जाएगा और आपको मैं देश की जनता की ओर से बहुत बहुत आपका आभार भी करना चाहता था, आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता था, क्योंकि जनप्रतिनिधि है ना। तो अच्छी बात है कि देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह ने उनसे मिलने का वक्त निकाला, पुंछ के लोगों से मिलने का वक्त निकाला जो हमारी रक्षा, और उसके अलावा उन लोगों से भी मिलने का वक्त निकाला जो हमारी रक्षा में खड़े हुए हैं। लेकिन जिस संकल्प और ईश्वरीय मदद की बात अमित शाह कर रहे हैं, क्या वो मोदी पर लागू नहीं होती है? क्या नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए और न ही अप्रैल से लेकर अब तक कश्मीर गए, तो ये बात उन पर लागू नहीं होती क्या? अलबत्ता आज मोदी बिहार से उत्तर प्रदेश पहुंचे और कानपुर में उन्होंने हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत कर दी। इस दौरान मोदी पहलगाम में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मिले और अपनी संवेदना व्यक्त की, जबकि राहुल गांधी एक महीना पहले ही 30 अप्रैल को शुभम द्विवेदी के घर यानी ठीक आज ही के दिन शुभम द्विवेदी के घर वालों से उन्होंने मुलाकात कर उनका दर्द बांटा था। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया था कि वो शुभम के परिवार को इसके लिए मुआवजा दिलवाएंगे और शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग भी करेंगे। लेकिन आज जब मोदी से ये परिवार मिला तो मोदी ने अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की। इधर बीजेपी के सांसद, आप जानते, पूर्व सांसद सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि पाकिस्तान ने हमारे 5 राफेल गिराए हैं और अब तक सरकार की तरफ से इसका खंडन नहीं आया है। जो दावा सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, वही सवाल तो राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं, मगर बीजेपी राहुल पर राहुल अगर सवाल पूछते हैं तो राहुल को सबूत गैंग कहा जाता है और ऐसे तंज कस रही है बीजेपी। और सुब्रमण्यम स्वामी के मसले पर बीजेपी चुप है। आखिर ऐसा क्यों है, यह बीजेपी ही बता सकती है।
वैसे बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को तरह तरह से सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है दोस्तों। मोदी इसीलिए पूरे देश में घूम रहे हैं ताकि अपनी नाकामी को छिपा सकें, लेकिन फिर भी नाकामियां खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे रूस ने, जी हां, रशिया ने पाकिस्तान को $2.6 बिलियन की मदद की पेशकश की है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, रशिया जो भारत का दोस्त होता था, उसने पाकिस्तान को $2.5 बिलियन से ज्यादा $2.6 बिलियन की मदद की पेशकश की है, जबकि रूस भारत का करीबी दोस्त था। यह मोदी सरकार की विदेश नीति की एक और बड़ी नाकामी कही जाएगी। वहीं आर्थिक मोर्चे से भी बुरी खबर आई है दोस्तों। बहुत बुरी खबर आर्थिक मोर्चे से यह है कि जीडीपी, अपने देश की जीडीपी घटकर 6.5% पर आ गई है। 4 वर्षों में यह सबसे बड़ी गिरावट है। मोदी की नोटबंदी से लेकर तमाम आर्थिक नाकामी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ट्वीट किया है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के इस ट्वीट को देख लीजिए। क्या लिख रहे हैं खड़गे साहब? लिख रहे हैं कि मोदी सरकार के 11 साल में 6,36,982 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं, और जो कि 446% की बढ़ोतरी है। नोटबंदी के बाद भी पिछले 6 वर्षों में 500 रुपए के नकली नोट, फेक करेंसी की संख्या 291% बढ़ी। इस वर्ष ये सबसे अधिक है। मोदी जी, हमें नहीं मालूम कि आपकी रगों नसों में क्या क्या है, पर इतना तय है कि आपकी सरकार की नसों में फ्रॉड एंड फेकरी जरूर है। फ्रॉड एंड फेकरी की बात साफ साफ यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि मोदी सरकार के 11 साल में 6,36,992 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं। जी हां, 6,36,992 करोड़ के। और इसके बाद ये बैंक का एक तस्वीर भी इन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां दी है। वही पहलगाम आतंकियों के बाद जो आतंकियों में जो उस समय आतंकी घटना घटी, उसमें अब तक न पकड़े जाने वाले जो आतंकी हैं उसकी बात को सामने रखते हुए संजय राउत, शिवसेना सांसद हैं यूबीटी ग्रुप के, उन्होंने एक बड़ा इल्जाम बीजेपी पर लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी बीजेपी में शामिल होंगे, इसीलिए अभी पकड़े नहीं गए हैं। बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा कमेंट है संजय राउत का कि आतंकी आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इसीलिए नहीं पकड़ा गया। आइए जरा सुन लीजिए क्या जुबानी। आतंकवादी पकड़े नहीं गए, वही बीजेपी लगातार कांग्रेस को ही टारगेट कर रही है। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए सब। तो संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी तिलमिलाकर पलटवार करेगी, ये तो तय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ मोदी और शाह बड़े दावे ऑपरेशन सिंदूर पर कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो आज इतना भी कह दिया कि 1971 इस बात का गवाह है, जब भारतीय नौसेना कार्रवाई में आई और तो पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 2 रह गया। 1971 की बात आज कर रहे थे राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं देश के। अगर भारतीय नौसेना ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई करती तो पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो जाते, ये राजनाथ सिंह आज कह रहे थे। लेकिन आतंकी कहां हैं जिन्होंने 26 लोगों की जान ली? इस बारे में पूरी तरह खामोशी पसरी हुई है। जी हां, बिल्कुल खामोश है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। आतंकियों की बात मत कीजिए आप। वहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका आज अदालती मोर्चे पर भी लगा है दोस्तों। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले में आखिरकार तीनों दोषियों को आजीवन सजा का ऐलान हो गया है। 2022 के इस मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और पूरे मामले में बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठते रहे। एक तो राज्य में बीजेपी की सरकार है और प्रमुख दोषी पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता का ही बेटा है, लेकिन पीड़ित परिवार ने सत्ता के रसूख के आगे घुटने नहीं टेके, तो आज जाकर इंसाफ हुआ है। यह अंकिता भंडारी का मामला है।
तो इन तमाम खबरों के बीच एक चौंकाने वाली खबर यह भी आई है, जो है असम से, कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने बांग्लादेश के निकट वाले जो संवेदनशील जो इलाके हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, उसमें रहने वाले वहां के जो लोकल लोग हैं उनके लिए हथियार लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं वो हथियार रख सकते हैं, उस लाइसेंस्ड हथियार रख सकते हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ किया है कि यह नीति अंतरराज्यीय सीमाओं पर लागू नहीं होगी, मतलब इंटर स्टेट सीमा पर लागू नहीं होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगले साल असम में विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। मणिपुर में संघर्ष का हाल 2 साल से देश देख रहा है और ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश की सीमा से अभी असम की सीमाएं लग रही हैं, फिर इस समय लोगों के हाथों में हथियार देने का फैसला संदिग्ध लगता है। कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष असम के गौरव गोगोई ने इस पर सवाल किया है। क्या कुछ कहा है गौरव गोगोई ने, जरा सुन लीजिए। असम के लोगों को पानी, नौकरी, शिक्षा और चिकित्सा चाहिए, ना कि बंदूक। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को तिरस्कार किया कि वो पुलिस पर दबाव बनाकर फेक एनकाउंटर्स करवा रही है। अब ये इस नए पॉलिसी तो और भी फेक एनकाउंटर्स हो सकते हैं। जो वहाँ के ईमानदार, जो दुकानदार हैं, व्यापार करने वाले लोग हो, उनको आने वाले दिन में परेशानी होगी। ये सारे बंदूक ये बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को हो जाएंगी। तो ये बहुत ही निंदाजनक एक नीति वर्तमान की सरकार ने ली है। इस नीति को उनको वापस लेना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो सुन रहे थे आप यहां असम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई सांसद हैं और लोकसभा में उपनेता हैं। ये साफ साफ यहां कह रहे हैं कि आप ये जो दे रहे हैं ये बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को देंगे और उसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं। लाइसेंस्ड हथियार रखने की जो अनुमति दी गई है सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो कश्मीर से लेकर असम तक की ये तमाम खबरें बता रही हैं दोस्तों कि मोदी सरकार इस समय दिशाहीन, लक्ष्यहीन तरीके से देश को चला रही है, जिसमें बड़ी बड़ी बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन धरातल पर कई तरह के नुकसान देश देख रहा है। आइए इसी की चीर फाड़ करते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सियासत से लेकर अदालत तक आखिर बीजेपी को झटके पे झटके क्यों लग रहे हैं और उसका क्या नुकसान या फायदा बीजेपी को होगा और क्या फायदा नुकसान देश को होगा, समझते हैं। हमारे